आज हम लोग लूसेंट सीरीज़ का सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें कि डिस्कशन होगा खिलजी वंश का। कल का जो क्लास था वो मध्यकालीन भारत का था, जो भारत पर अरबों का आक्रमण था, जिसमें कि हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किए थे महमूद गजनी के बारे में और मोहम्मद गौरी। गुलाम सल्तनत काल का गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो गया था और एक नया वंश अब आएगा खिलजी वंश। सल्तनत काल में अब आएगा खिलजी वंश आएगा। तो खिलजी वंश जो था कब से कब इसका चला था शासन 1290 से लेकर के 1320 तक जो था खिलजी वंश चला। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक चला। इसका कहने का मतलब है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश था। मतलब सल्तनत काल में गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर के 1290 तक, अब 1290 से लेकर के 1320 तक जो था खिलजी वंश आया। अब गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब है कि इससे क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ? खिलजी वंश का स्थापना हुआ 13 जून 1290 को, जब गुलाम वंश इसी दिन समाप्त हुआ। और इसका स्थापना जो किए थे, कौन किए थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया। गुलाम वंश के खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, जो कि गुलाम वंश जो समाप्त हुआ वो हुआ 13 जून 1290। अब क्या है कि खिलजी वंश की स्थापना की इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। किलो खड़ी को अपनी राजधानी कौन बनाया? खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज जलालुद्दीन जो है किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। कौन बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा एक ही था। एक ही आदमी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का स्थापना किया। गुलाम वंश का समाप्त होने के बाद, जो कि समाप्त हुआ 13 जून 1290 को, उसका समाप्त हुआ। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन ने कर दिया। अब क्या हुआ? यह जो है किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। किलो खड़ी को जब ये राजधानी बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका हत्या 1296 ईस्वी में 1290 में गद्दी पर बैठा होगा अप्रोक्स। 1296 में इसको क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया। और इसी का भतीजा और दामाद के द्वारा किया गया, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब जलालुद्दीन का हत्या कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी किया। और कहाँ पर किया था इसका हत्या? करामानिकीपुर में किया, जो इलाहाबाद में, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है। मतलब इसका जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी जो है हत्या किया, कहाँ पे किया? करामानिकीपुर में किया। कहाँ पे पड़ता है ये? प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 1296 में जलालुद्दीन का मृत्यु हो गया और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 को उसकी मृत्यु हुई। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और उसी दिन से ही उसका सुल्तान दिल्ली का सुल्तान वहाँ का राजभाग संभाल लिया। 22 अक्टूबर 1296 में कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ का? दिल्ली का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था गुरसास। अभी तथा गुरसास यहाँ पे। अच्छा, अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली तथा गुरसास था। अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास, दो नाम था इसका ना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव रखी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ऐसा एक मतलब शासक सुल्तान था। इससे पहले क्या करता था ना? गुलाम को भाड़ा पे लाता। मतलब जो गुलाम रहता था ना, उसको अपना भाड़ा पे ले आता जब काम करता था। लेकिन ये क्या किया कि मतलब सेना को रखा, लेकिन उसको नगद वेतन भी दिया। और मतलब बोला कि अस्थायी पद पे मतलब सेना में रहे, मतलब उसको मिलता होगा मंथली वगैरह कुछ। ठीक है। अब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखा। पहला मतलब यही था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, जिसके द्वारा जलालुद्दीन का मृत्यु किया गया था। 1296 में उसका जलालुद्दीन का मृत्यु हुआ। 1296 में ये अपना कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। मतलब खिलजी वंश जो था सबसे बड़ा सेना रखने वाला यही था, अलाउद्दीन था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मतलब ये दो प्रथा मतलब एक तरह से वो अपना
तो अलग गवर्नमेंट प्रथा चलाने लगा अपना अपना मतलब निजी कि नियम चलाने लगा ये। हाँ कि सेना इस तरह का होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए, अस्थाई सेना इस तरह से होना चाहिए। अगर ये घोड़ा मेरा है हाँ। तो कैसे पहचानेंगे, उसका तो उसके लिए निशान। उसके ऊपर निशान लगाना घोड़ा दाग चाहिए। देता था, दाग देता था घोड़ा को। हाँ, चिन्ह देने वाला। और हुलिया लिखने का, हाँ। मतलब हुलिया मतलब लोग सैनिक का पहचान ड्रेस देना शुरू कर दिया कि इस ड्रेस जो मतलब- सैनिक मेरा रहेगा तो उसका ये ड्रेस हो ड्रेस गया। कोड दे दिया, जिससे पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी का, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी का सेना ये, और विशाल सेना ये रखने लगा। रखने लगा। मतलब घोड़ा को भी पहचान लेता था और उसके यहाँ अंदर जो सेना था उसका भी पहचान को बता उसका दिया। ड्रेस दे दिया था। अब घोड़ा को दाग देता था, मतलब उससे उसका पहचान हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दो प्रथा चलाया गया। उसके बाद अब क्या हुआ, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर 1/2 भाग कर दिया। मतलब पहले कुछ कम होता था, अभी क्या कर दिया, जब सेना को रखेगा उसको पेमेंट देगा तो खर्चा तो बढ़ेगा, इसके लिए टैक्स बढ़ा दिया जनता को। आधा भाग कर मतलब दिया। कितना जो भी उपज होता था उसका आधा भाग क्या कर लेता था, ये अपने यहाँ मंगवा लेता था। अब क्या हुआ, इसमें खम्स बोलते हैं, लूट के जो धन आता है उसको बोलते हैं खम्स। में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग, मतलब सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग, मतलब सुल्तान कौन कहलाया, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कहलाया। तो उसमें सुल्तान का जो हिस्सा होगा जितना भी लूट के लाएगा, पहले 1/4 सब लेता था, जैसे राजा लूट के लाता था तो 1/4 लेता, अभी क्या किया, अभी 3/4 4 भाग में 3 भाग यही लेता है। पहले 4 भाग में से 1 भाग लेता था, और 4 भाग में से 3 भाग सुल्तान को देना पड़ता था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। मतलब उसमें जो व्यापारी होता था, अगर कोई बेईमानी करता है, कम तोलता है, तो क्या करेगा, उसका शरीर से मांस काट लेगा, सजा इसका ये हो जाता था। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, कठोरता से जो एक लागू किया नियंत्रण प्रणाली, मतलब नियंत्रण किसी तरह से किया, दाम फिक्स किया, जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। मूल्य को नियंत्रण कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। मतलब क्या हुआ, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी एक तो अपना कुछ भेजा होगा, मलिक कफूर था इसके यहाँ, उसको बोला कि जाओ दक्षिण भारत जाओ, वहाँ से मलिक कफूर था इसका सेनापति। मलिक कफूर इसका सेनापति था। वो क्या किया ना, दक्षिण भारत पे अपना सेना को भेज दिया, इसके साथ युद्ध करके वहाँ से विजय प्राप्त करके आना। मलिक कफूर को बोला, कौन बोला, अलाउद्दीन खिलजी बोला। अब क्या हुआ कि जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ का निर्माण भी करवाया, जैसे क्या चीज़ का, मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सा मस्जिद था, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा सारा थी है, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। मतलब 4 चीज़ का ही निर्माण करवाया था। पहले एक मस्जिद था, जमैयत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, सीरी का किला हो गया, 1000 खंबा हो गया। तो 4 बोलिए तो क्या क्या हो गया, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, ये सब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। अब क्या हुआ कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो ये अलाई दरवाजा को जो निर्माण करवाया उसको उपाधि मिल गया, क्या चीज़ के नाम से, इस्लामी वास्तुकला, मतलब इस्लाम का वास्तुकला का रत्न इसको बोला जाने लगा। किसको कहने जाने लगा, अलाई दरवाजा। मतलब ये जो 4 चीज़ का निर्माण करवाया था, जमाई खाना मस्जिद का, अलाई दरवाजा का, सीरी का किला और 1000 खंबा महल, उसमें जो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था उसको इस्लाम का रत्न कहा जाने लगा, वास्तुकला का रत्न इस्लाम में कहा जाने लगा। अब क्या हुआ कि देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। अब एक तो अधिकारी चलाया था अलाउद्दीन, जिसका नाम क्या था, देवी अधिकार, दैवी अधिकार, मतलब जबरदस्ती किसी पे अधिकार कर अलाउद्दीन का था। उसके बाद हुआ सिकंदर स्थानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मतलब स्वयं एक उपाधि ले लिया अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर स्थानी का उपाधि खुद ले लिया और उसको विभूषित किया। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। दीवान-ए-रियासत नियुक्त किसको किया था, अलाउद्दीन, मलिक। दीवान-ए-रियासत क्या होता था कि जो बाजार पे, जैसे अभी के समय में होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो बाजार पे नियंत्रण रखता है, तो उसी तरह से वहाँ पे दीवान-ए-रियासत था जो बाजार पे नियंत्रण रखता था। आगे पढ़िए। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। कौन वस्तु का परमिट होगा नहीं होगा, तो इसके द्वारा एक नियुक्ति किया गया था आर्मी अधिकारी, और वो अधिकारी कौन था, परवाना नवीस नामक अधिकारी।
परमाना नवीस। परमाना नवीस जो क्या करता था, वस्तु का परमिट जारी करता था। कौन सा बाजार में चलेगा नहीं चलेगा। प से परमिट, प से परमाना, ठीक है। तो परमाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था, वस्तु का परमिट जारी करता था। और दीवान रियासत नियुक्त किसको किया था, अलाउद्दीन याकूब। दीवान रियासत किसको नियुक्त किया था, मलिक याकूब। और वस्तु का परमिट जारी करने के लिए कौन अधिकारी रखा था, परवाना नवीस रखा था। अब क्या, सहना ए मंडी, अब है यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। अगर खदान का बिक्री करना है कहाँ पे लाया जाता था, एक मंडी में लाया जाता था, इसका नाम था सहना ए मंडी। मतलब कहीं पे बिक्री करें कोई एक जगह पर लाना पड़ेगा, तो उस जगह को क्या नाम दिया, सहना ए मंडी दिया। और सराय ए अद, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आते थे। वस्त्र को बेचना हो, शक्कर को बेचना हो, जड़ी बूटी को बेचना हो, मेवा को बेचना हो, दीपक को बेचना हो, इसके लिए कहाँ पे लाया जाता था, सराय ए अदल लाया जाता था। और सहना ए मंडी, सहना ए मंडी में खदान का बिक्री के लिए लाता था। और सराय ए अदल में कपड़ा, जड़ी बूटी, तेल वगैरह सब को बेचने के लिए लाया जाता था। अब क्या है कि कुछ नोट्स है जो कि रेड कलर में है, उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ देखिएगा, है ना। अमीर खुसरो, जैसे अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो था पीछे, ये उसमें नहीं था, उसका दरबारी अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंदायूं के पास। इसका पटियाली में हुआ था। और हसन जो था, तो अमीर खुसरो का मूल नाम, क्या था, मोहम्मद हसन। और इसका जो जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, पटियाली में, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में पड़ता है। और कहाँ, किसके पास हुआ था, बंदायूं के पास हुआ था। 1252 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था अमीर खुसरो का, जो कि इसका मोहम्मद हसन बचपन का नाम था। अमीर खुसरो का बचपन का नाम मोहम्मद हसन था। और इसका जन्म जो हुआ था 1252 ईस्वी में हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पड़ता है और बंदायूं के पास पड़ता है, ठीक है। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। अब खुसरो जो था, अमीर खुसरो किसका शिष्य था, ये शिष्य था निजामुद्दीन का, सूफी संत। हाँ, सूफी का जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, उसका ये क्या था, शिष्य था। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। भारत का तूतीय हिंद बोले या फिर भारत का तोता के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का बचपन का नाम था मोहम्मद हसन। और इसका जन्म हुआ था 1252 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था। किस जगह पे था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। और किस जगह के आसपास था, बंदायूं के आसपास था, ठीक है। वह किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। और निजामुद्दीन कौन था, सूफी का संत था, ठीक है। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। और यह जो क्या था, दरबार में रहा करता था, कौन, अमीर खुसरो। किसके दरबार में था, बलबन के यहाँ रहा था। मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सल्तनत जो था उसमें ये रहता था। अब क्या है, इन्हें तूतीय हिंद के उपाधि को, मतलब तूतीय हिंद को कहा जाता था किसको, अमीर खुसरो को, जिसको भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तबला और जो सितार है, इसका जो आविष्कार हुआ किसके द्वारा किया गया था, मतलब अमीर खुसरो का ही माना जाता है। इससे कहा था ये दिया हुआ। इन्हें ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। मतलब भारत में जो कव्वाली गाया जाता था, इसको जो प्रचलित किया, वो कौन प्रचलित किया, अमीर खुसरो जो क्या किया था, इसको प्रचलित किया था। अब क्या है, इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली, तो मतलब इस 2-3 को काम इनके द्वारा हुआ। तो अमीर खुसरो जो था, उसका बचपन का नाम क्या था, अमीर खुसरो मोहम्मद हसन। इसका जन्म कब हुआ था, 1252 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पटियाली उत्तर प्रदेश, बदायूं के पास हुआ था। इसके गुरु का क्या नाम था, इसका नसीरुद्दीन। और वो कौन थे, सूफी का संत थे। और इसको किस नाम से जाना जाता था, तोते। अमीर खुसरो को तोते यही दिया, भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। और यह जो है कहाँ तक रहा था, कहाँ रहा था, मतलब किस दरबार में रहा था, बलबन के दरबार में भी रहा था। और दिल्ली सल्तनत में और भी दरबारी थे, जैसे कि मोहम्मद तुगलक, उसके दरबार में रहा था। और इसको जो है आविष्कारक माना जाता है, किसका, तबला का और सितार का, ठीक है।
और कव्वाली का भी है उसका भारत में जो संगीत कव्वाली होता है उसका उसका प्रचलन जो किए, मतलब उसको ज़्यादा ये किए मोहम्मद हसन ने फैलाए, किया वो था। मोहम्मद हसन ने किए थे। अब क्या हुआ, साथ ही ने कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय पर। अब गायन में क्या होता है राग होता है, उसमें प्रचलित किसको की तिलक, तिलक, राजगिरी, साजागिरी को तिलक, साजागिरी, साजगिरी को सरपादा को, तिलक, साजगिरी और सरपादा, ठीक है। अब आए थे अमीर खुसरो पर, है ना। तो अमीर खुसरो के बाद देख लेते क्या क्या था इसका। अमीर खुसरो का जो नाम था ना बचपन का, वो मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, अमीर खुसरो का और अली नाम के था, इसने दिया है। अली दूसरा। पहले सुनिए, देखिए क्या है, जो पढ़े उसको बताते हैं। फिरोज ना, यहाँ पे ये पढ़ रही है। अच्छा, अमीर खुसरो का मोहम्मद हसन। तो अमीर देखिए क्या 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 अभी इसमें था। अमीर खुसरो का जो बचपन का नाम था मोहम्मद हसन, और इसका जो जन्म हुआ था वो 1252 ईस्वी में। उत्तर ये प्रदेश 3-4 गो के शासन काल में रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश 1252 ईस्वी के में हुआ था। और इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पटियाली में हुआ था। और पटियाली जो पड़ता है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि किसके शासन काल से रहना शुरू किया? बलबन का शासन काल, बलबन से शुरू किया, तुगलक तुगलक तक रहा है। 3 गो शासन हाँ, मतलब दिल्ली सल्तनत भी रहा होगा, लेकिन बलबन से लेकर तुगलक तक ही रहा। बलबन का जब से रहा तो तुगलक रहा, तब तक ही वहाँ पे था, दरबार में। और ये बहुत सारा काम, जैसे तबला होता है, सितार होता है, इसका आविष्कार किसी को माना जाता है, अच्छा, बलबन को। उसको भारत का तोता भी बोला। अमीर खुसरो का, इसको भारत तोते ही, जो कि भारत का तोता जो कहते हैं, इसी को बोलते हैं। अमीर खुसरो अब भारत में जो कव्वाली गाया जाता है, उसका जो भी प्रसिद्ध किया है, यही अमीर खुसरो ही किया। ये सब इसका काम किया। अब क्या हुआ कि संगीत में बहुत सारा राग होता है, जैसे कि हो गया तिलक, साजगिरी, इसको ही फेमस किया। सरपादा, इस सबको क्या किया, फेमस किया। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और हिंदी खड़ी जो होता है, लैंग्वेज होता है, उसका जनक जो पिता जो कहा जाता है, किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो का। इसका बचपन का नाम क्या था, मोहम्मद हसन। कब जन्म हुआ, मोहम्मद हसन जन्म कब हुआ था, 1252 में। कहाँ हुआ था, पटियाली, उत्तर प्रदेश के बैदूर, मतलब बलबन। हाँ, ठीक। 1252 में हुआ। कहाँ हुआ था, पटियाली। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इसके आसपास है बदायूं। इसका गुरु था नसीरुद्दीन, जो कि नसीरुद्दीन था, सौफ संत था, उसी का शिष्य था अमीर खुसरो। और शासन किया बलबन से लेकर तुगलक तक दिल्ली में शासन, मतलब रहा, दरबार में रहा, दरबारी में रहा करता था। इसी बीच क्या करता था, सितार का आविष्कार कर दिया, और तबला का भी आविष्कार कर दिया। और जो कव्वाली होता है उसका भी क्या फेमस भारत में प्रचलित किया। और राग 2-3 गो राग था, जैसे साजगिरी था, तिलक था, और सरपादा था, इसको क्या किया, फेमस किया। और जनक जो बोला जाता है, किसका जनक बोला जाता है, हिंदी खड़ी का इसको जनक बोला जाता है। उसका बाजार नियंत्रण करने के लिए, है ना, नोट्स लिखा हुआ। अब क्या हुआ कि अगला ये है रेड वाला, बाजार नियंत्रण करने के लिए हो गया, ये बनाने की, ये हो गया, वो हम बता दिए। अच्छा, बता दिए। हम नेक्स्ट यहाँ पे अलाउद्दीन, यहाँ तो पहले बार नहीं कर लिया थी डिस्कशन, नहीं पहले आगे कर लीजिए ना। अलाउद्दीन खिलजी खत्म, चलिए, मतलब खिलजी बन से खत्म हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक नीति क्या था उसका, वो कहाँ से हम लोग को जानकारी मिला है, जियाउद्दीन बर्नी का जो कृति था, जियाउद्दीन बर्नी का क्या था, कृति था, एक बुक लिखा था। हाँ, और तारीख़ फिरोज शाही, उसी से हम लोग को इसके बारे में पता चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का बारे में जो व्यापक जानकारी, एक्सप्लेनेशन जो मिलता है, तारीख़ फिरोज शाही से मिलता है। और किसका कृति था, जियाउद्दीन बर्नी का। अब क्या, खज़ाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला, इब्न बतूता एवं फुतूहस लातिन इसामी की कृति है। मतलब अब यह जो कृति किसका है, पूछ देगा, खज़ाइनुल फतू अमीर कृति, खुसरो कृति, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस लातिन इसामी किसका कृति है, इसामी की कृति। ये सब किसका कृति है, इसामी की कृति है। कौन कौन, खज़ाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस लातिन,
इस्लामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब मूल्य नियंत्रण तो करना कौन चाह रहे थे? मूल्य नियंत्रण करने का किसका मतलब किसके शासनकाल से हुआ था? अलाउद्दीन का। लेकिन इसको जो सफलता जो मिला, महत्वपूर्ण भूमिका किसका था इसमें? ये महत्वपूर्ण भूमिका था मुहतसिब एवं नाजिर का। मुहतसिर बोलते हैं सेंसर को, और नाजिर को हुआ नाप तौल का अधिकारी। मतलब जो अधिकारी इसी के द्वारा क्या हुआ, नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब पढ़िए यहाँ से राजस्व सुधार। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। इसका कहने का मतलब था कि जो भी भूमि पहले था इनाम के नाम पर, वक्फ के नाम पर, या फिर दुग्ध उत्पादन के नाम पर था, उस सबको ना वापस लेकर के उसको खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहले क्या क्या लगाया था? ही खम्स लगाया था, उससे पहले लगाया था भू राजस्व, जिसको बढ़ा करके आधा कर दिया था। और उसके बाद लगाया था खम्स, हाँ, उसको कर दिया था 1/4 को 3/4। अब लगाया 2 कर और लगाया, जिसका नाम था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा था गढ़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और ताक के नेतृत्व में। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल नंद के नेतृत्व हुआ, है ना। इसके बाद फिर 6 आक्रमण है। पहला आक्रमण जो शुरू हुआ 1297 में शुरू हुआ, और अंतिम हुआ 1306 तक। इसके बीच में 6 युद्ध हुआ। पहला 1297, दूसरा 1298, तीसरा 1299, फिर 1303, 1305 और 1306। बस इतना ही याद रखना। 3, 5, 6 97, 98, 97, 98, 99, 3, 5, 6। 97, 98, 99, 3, 5, 6। बस यही याद करना है, ज़्यादा याद रखना, नेतृत्व नहीं याद रखना, बस यही चीज़ याद रखना। कबक एवं एक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की इसकी मृत्यु पहले ये बना कब था? 1252। किसका बोल रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी जो बना था 1252 था। 1252 कहाँ था? 1296 ना होगा? 1290, 22 अक्टूबर 1296। हाँ 1296, 1290 में वो खिलजी वंश का स्थापना हुआ। फिरोज शाह पूरा हो गया। हाँ कहाँ तो हुआ इसमें, यहाँ दिया हुआ है ना। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, और 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 1316 ईस्वी। मतलब 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठा, और 1316 में 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मतलब मरने के बाद एक नया आया कुतुबुद्दीन, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसको पसंद था नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत, इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। ऐसा था ये राजा, समझ रहे हैं कैसा राजा था। मुबारक खिलजी जो था वो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। मतलब पागल नेता था ये। मतलब इसमें गुण था लड़की वाला। इसको लड़की वाला गुण भी था, नग्न स्त्री भी पसंद थी इसको। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच आ जाता था। मतलब नंगे दरबार में पहुंच जाता था ही। पागल नेता था ये, समझ लीजिए। कैमरामैन, मुबारक खिलजी जो था वो नंगा आ जाता था दरबार में, समझ लीजिए कैसा नेता था वो। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की, खलीफा की उपाधि धारण किया था।
उसी नाम बूझ खलीफा बना क्या सर? नहीं पागल के नाम पे कौन रखेगा किसी का नाम। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर उसका दी। वजी मतलब पिता, वजी मतलब फादर ही होता है। मुबारक के वजीर मतलब मंत्री, मंत्री हुआ वजीर। मंत्री जो था वो खुसरो खां को मार दिया। मार दिया। न इसका मंत्री खुसरो खां था, वो किसको मार दिया? मुबारक खां को। कुतुबुद्दीन मुबारक या मुबारक खां बोलिए, उसको मार दिया था 1320 में, उसको मार दिया। स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। मतलब पैगंबर, मुस्लिम के भगवान अल्लाह, पैगंबर उनके सेनापति का के मतलब ये बताया कि सबको हम उनके सेनापति हैं। अपना पैगंबर उपाधि प्राप्त कर दिया है ना। कौन? खिलजो खान, खुसरो खां। अब यहाँ से तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश की शुरुआत होती है, जिसका डिस्कशन अब हम आगे करेंगे। ऐसा न कहानी है सब, इसीलिए सबको याद रहता है हिस्ट्री। देखते हैं कितना सुंदर सुंदर कहानी है। और दो चार देखते हैं। चल तुगलक वंश पढ़िए। ईस्वी पहले कब बात? तुगलक वंश जो पहले जो है खिलजी वंश का 1320 तक खिलजी वंश खिलजी वंश समाप्त हो गया ना। 1320 में खिलजी वंश खत्म। उसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश आया 1320 में और 1398 तक। तुगलक वंश जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, जिसको कि तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था, वो उसको पराजित करके गद्दी पे बैठा 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक। इसमें 8 सितंबर दिया हुआ है ना। मतलब 5 सितंबर 1320 को जो है ना खुसरो खान को पराजित किया। किया 8 सितंबर 1320 कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम गाजी मलिक भी बोलते हैं। गाजी मलिक नाम से जानते हैं, तुगलक गाजी के नाम से जानते हैं, या फिर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। दिल्ली के गद्दी पे बैठे। तो दिल्ली में तुगलक वंश का जो मतलब बैठा था वो 8 सितंबर को बैठा 1320 को, जो कि खुसरो खान को पराजित किया था 5 सितंबर 1320 को किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। मतलब कि उस समय क्या करता था, एक प्रथा लादा था, जिस प्रथा में था कि वो जबरदस्ती क्या करता था, जबरदस्ती किसी का भी जमीन वो हड़प लेता था। अलाउद्दीन जमीन वो हड़प लेता था। जब तुगलक वंश आया तो ये क्या क्या जितना हड़पा हुआ जमीन था वो सबको ही लौटा दिया। अच्छा काम किया योगी आदित्यनाथ। तो इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक क्या करवाया? कुआं, नहर, सिंचाई के लिए निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। मतलब नहर खुदवाने वाला, कुआं खुदवाने वाला अभी तक के शासन काल में सबसे पहला शासक। तुगलक वंश हटा था जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। मतलब दिल्ली में ही एक जगह था जिसका नाम तुगलकाबाद था, उसको यही बसाया। रोमन शैली दिल्ली के अंदर रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। मतलब दुर्ग एक बनाया कहाँ पर? तुगलकाबाद। वो दुर्ग जो बना ना वो रोमन शैली में बना। रोमन शैली में उस दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट का नाम से इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 मतलब 1320 में गद्दी पे बैठा, 1325 में मृत्यु कहाँ पे हुई? बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गए। तो जूना खान लकड़ी का महल बनवाया था। उसी महल में जब बंगाल से लौट रहा था तो रुका हुआ वो महल गया गिरने से 1320 में जो है ये मतलब गद्दी पर बैठा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और 1325 में जूना खान के द्वारा जो बनाया गया था लकड़ी का महल, उसमें दबने से इसका मृत्यु हो गया। इसका कोई हत्या नहीं किया था। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब समिट मोहम्मद हो बिन गया। तुगलक, हाँ जो कि जूना खां जो था उसका नाम था जूना खां। हाँ वो नाम किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था। वो गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा। तो कब बैठा? 1325 में। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मतलब अभी तक के समय में मतलब जितने कौन अभी तक हुआ है, सारा हो गया, गुलाम वंश, अरब, गजनी, मोहम्मद गौरी, गुलाम, जितना भी शासक था सब में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, मोहम्मद विद्वान, योग्य यही मोहम्मद बिन तुगलक था। जो कि 1300 का बैठा था, ये 25 में 1325 से बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृतियों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मतलब ये क्रूर था, मतलब जो काम मतलब योजना जो बनाता था ना, करा था, एकदम कड़ा योजना बना रहता था, क्रूर था, जिसके कारण इसको रक्त पिपासु भी बोला जाता था, पागल भी बोला जाता था, स्वप्नशील भी बोला जाता था। मतलब स्वप्नशील इसलिए कहता है, सपना देखा वही काम शुरू कर देता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मतलब कृषि का विकास हो, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसका अमीर कोही का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। और दौलताबाद जो था, जो ये शहर बसाया था, शहर कौन सा बसाया था? गयासुद्दीन ये किया था, तुगलकाबाद बसाया था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बसाया? दौलताबाद। दौलताबाद का ही नाम क्या पड़ गया? देवगिरी, जो कि ये राजधानी बना लिया, कहाँ से? दिल्ली से हटा करके देवगिरी बना लिया, जिसका नाम था दौलताबाद। देवगिरी पहले नाम था, उसको बदल करके दौलताबाद नाम स्थानांतरित कर दिया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार, मतलब कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलाए। मतलब सबसे पहले कांसा या तांबा का सिक्का कौन चलवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। कांसा और तांबा, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर था। मतलब चांदी के रुपए के बराबर कांसा और तांबा का भी मूल्य था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। एडवर्ड थॉमस एक विदेशी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस का उपाधि दे दिया, प्रिंस ऑफ मनियर्स, मतलब रुपया वाला। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, अफ्रीकी एक यात्री था जो कि मोरक्को का था, जिसका नाम था इब्न बतूता। लगभग 1333 ईस्वी में वो भारत आया। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक बैठा, लेकिन जो विदेशी जो था 1333 इसके शासन का। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान वहाँ का जो था, वो इसको क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपनी राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को ही कौन? मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त कर। मोहम्मद बिन तुगलक किसको? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। उसके बाद 1342 में उसको राजदूत बना दिया। किसका? सुल्तान का राजदूत। सुल्तान का राजदूत बना। हाँ, वो अपना राजदूत बना। सुल्तान का नहीं, राजदूत बना के सुल्तान इसको बुला गया ना। सुल्तान ये अपने बारे सुल्तान खुद के बारे में बोला कि अपना, मतलब इसको सुल्तान नाम से जानते थे। ये अपना राजदूत बना करके कहीं भी भेजता था। चीन भेजा था इब्न बतूता कहीं भी भेजता था, तो उस समय 1342 में चीन में भेजा। 1333 में यहाँ आया था, इसके शासन में काल में इब्न बतूता, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का। अब 1342 में क्या कर दिया? उसको भेज दिया चीन, राजदूत बना। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर डाक व्यवस्था सर्वप्रथम कौन लागू करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जीन पर था सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने
जिन प्रथा नाम है, जिन प्रथा का नाम है जिन प्रथा। सूर नामक जैन साधु एक था, जैन साधु का नाम था सूर। उसके साथ विचार विमर्श किया किसके बारे में? जिन प्रथा के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। कब हुआ था मृत्यु? 20 मार्च 1351 को। 1325 में ही गद्दी पे बैठा। 1351 में इसकी मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जब ये शासन काल था इसका, उस समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई था। वो किसका स्थापना किया? विजयनगर, जो भी अभी भी है विजयनगर, दक्षिण भारत में हैदराबाद में होता है। विजयनगर का स्थापना 1336 ईस्वी में कर दिया, हरिहर और बुक्का। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। और महाराष्ट्र में ये सब कहानी था मोहम्मद बिन तुगलक के समय का ही है। उसके उसी शासन काल 1351 में मरा था, 1336 में विजयनगर बना, 1347 में बहमनी राज्य बना। बहमनी राज्य कौन बनाया था? तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह बनाया था 1347। अलाउद्दीन बहमन शाह। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब इतना वो घटिया आदमी था तो बहुत योग्य, मतलब यूज नहीं कर पाया। तो वो क्या कि अपना दिमाग को बढ़िया से यूज नहीं कर पाया। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो पागल। वो क्या किया कि जो चीज को सही बता दो उसी को सही मानता, जो सपना में देख लिया उसी को लागू कर दिया। बहुत मगर काम बहुत किया। तो क्या किया कि इब्न बतूता जो था, बदायूनी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। अच्छा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया, साथ साथ बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में भी गया था। और ये किसका शिष्य था? इसका शेख अलाउद्दीन का शिष्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। बदायूं पटियाला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो कि किसके आसपास है? बदायूं, वही बदायूं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों को कब्र पर मकबरे बनवाए। मतलब बहुत सारा आदमी, जो बहुत बड़े बड़े आदमी थे, जैसे इनका गुरुजी का मकबरा बनवाया था। गुरुजी का नाम था शेख अलाउद्दीन। मकबरा किसका बनवाया था? मीरन मुलहिम का, निजामुद्दीन औलिया का, शेख रुकनुद्दीन का, शेख मुल्तान का, इस सब का मकबरा बनवाया था। मतलब मकबरा बनवाया था, जो बड़ा बड़ा आदमी था उसका मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हट के नज़दीक। फिरोज शाह तुगलक था मोहम्मद बिन तुगलक, मर गया 1351 में। उसके बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ 20 मार्च को। जिस दिन ये मरा उसी दिन इसका राज्याभिषेक हुआ। 20 मार्च 1351 को मरा, 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। पहला राज्याभिषेक 20 अगस्त को, दूसरा राज्याभिषेक अगस्त में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी गई। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक
करों को समाप्त कर केवल 4 कर्ज को रखा। मतलब जो भी कर्ज कौन कौन लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी लगाया, चाहे उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक लगाया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक लगाया होगा, वो सारा कर मिलाकर के 24 कर था। उस सब को खत्म करके ये सिर्फ और सिर्फ 4 लगाया। कौन कौन कर? खराज जो कि लगान पर था, खुम्स युद्ध में लूटा गया वो भी वही लगा था, खम्स जो था खुम्स, जजिया और जकात, ये 4 कर लगाया था सिर्फ। ये कौन कौन सा? खराज, खुम्स, जजिया और जकात, 4 कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया, ब्राह्मण पे लगने वाला कर था जजिया कर, पहला मुसलमान शासक बना जो कि ब्राह्मण पर जजिया कर लागू किया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। उपज का 1/2 भाग कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी, और ये लेने लगा 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक नहर का शुरुआत कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये वो शुरुआत किया और ये 5 नहर बनवाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कितना नया नगर? 300 नया नगर बसा दिया, जिसमें हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब इसका प्रमुख नगर बन गया। इसके शासनकाल में खिजराबाद एक मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। मतलब जो भी मुस्लिम महिला रहती थी या फिर जो भी विधवा महिला रहती थी, कोई भी अनाथ मुस्लिम लड़की रहती थी, तो उसको उसकी सहायता के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की। खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में ही था। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास, मतलब इसके राज सरकार में सबसे ज़्यादा काम करने वाला आदमी इसी के सरकार में था, 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। दीवान खैरात लड़की को सहायता के लिए और दीवान बंदगान जो दास रखा था उसकी सहायता, उसको देखरेख के लिए रखा था। इसे सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। फिरोज शाह तुगलक आत्मकथा खुद लिखा था, फतुहात ए फिरोज शाही बनाया। इसने जियाउद्दीन बर्री एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबा के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। गद्दी पे कब बैठा था? 1351 में। इसकी मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में मृत्यु हुई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद, मतलब जेरूसलम में एक मस्जिद था जिसका नाम था उमर मस्जिद था, वैसा ही एक ये भी मस्जिद बनवाया जिसका नाम था खाने जहां तेलंगानी। ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो था वो कोटला फिरोज शाह जो कि दिल्ली में पड़ता है उसका निर्माण ही करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था जो दिल्ली पे शासन किया था।